हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक। आज मतलब अब मुझे कहने नहीं बनना, स्टार्ट कर रहा हूं। फिर भी मैं हम सबका सौभाग्य है, हो सकता है कि ये जो नई साल आएगी 2020, ये आपके लिए कुछ अलग, आपकी दुआएं कबूल हो रही हों। जितना भी आपने कहा था, जितना भी आपने इतने दिनों से कि एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कराने के लिए, और कुछ ऐसे लोगों से कि जो अपने आप में बहुत ज़्यादा उस चीज़ में उस्ताद हैं, उस चीज़ में बहुत अच्छी रैंक होल्डर्स हैं, उन सभी के साथ। तो चलिए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं यूपी पीसीएस रैंक 2 अनुपम मिश्रा सर, और साथ में एक्स जेलर और अभी बीडीओ अभिमन्यु सेठ सर का, तालियों के साथ। तो सबसे पहले सर से एक सवाल है कि जैसे कि एग्ज़ाम निकला है सर का, तो आज सर को एग्ज़ाम निकालने के बाद में इतने सारे इंटरव्यूज़ होते हैं और सब लोगों के बीच में एक पहचान होती है, तो सर को कैसा लग रहा है? सबसे पहले अनुपम मिश्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हम सबका सौभाग्य है, हमारे सारे छात्रों का, स्टूडेंट्स का, साथियों का, कि आपसे इनको मतलब आपसे जानने का मौका मिलेगा रूबरू होकर कि एक पीसीएस के एग्ज़ाम की, सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे होती है, कैसे आपने की, और पूरी बातें जानने का। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने अब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी रिक्वेस्ट सुनी और आप आए। तो आपको ये एग्ज़ाम के बाद में कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले तो थैंक यू एग्ज़ामपुर को, थैंक यू कि उन्होंने हमें मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का, और इतनी लंबी क्राउड है यहाँ पे, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, उनसे बात करने का। तो थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ एक ड्रीम्स का कंपाइलेशन होती है, तो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना भी एक ड्रीम था, तो वो पूरा हुआ तो अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे अभी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभिमन्यु के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या कैसी अप्रोच होनी चाहिए, स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए या फिर और स्टेट पीसीएस के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो हमारी जर्नी तो ऐसी रही स्टार्टिंग में कि पहले तो गांव से पढ़ाई हुई थी क्लास 1 से लेकर 8 तक। फिर इलाहाबाद के रहने वाले हैं हम, तो इलाहाबाद में ही 9 से 12 तक पढ़ाई की। फिर बीटेक मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया। हम दोनों का बीटेक एक्चुअली MNIT से ही है और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से है। तो वहाँ से करने के बाद फिर हमने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की। जॉब के दौरान रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अब प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, सिविल सर्विसेज चूँकि एक ड्रीम था, तो प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। और फाइनली जो है एक लंबे टाइम के बाद, 3 साल के बाद फाइनली रैंक मिली। तो यूपी पीसीएस में रैंक मिली। अभी यूपीएससी के लिए भी टारगेट है, तो नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से ड्रीम जो है लगातार फुलफ़िल होते रहते हैं, तो उन्हीं की सीरीज़ में सब चल रहा है। तो अभिमन्यु, सबसे पहले मैं एग्ज़ामपुर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में जिस दिन ऑब्वियसली रिज़ल्ट जब आया तो फ़ोन कॉल आया था कि फ्रेंड ने बताया कि आपका नाम है लिस्ट में। सो वो सुनकर लगता है कि आपने जितने भी अभी तक स्ट्रगल किए हैं, जितने भी आपने मेहनत की है, उसका एक आपको आउटपुट मिला और आप एक पोजीशन में पहुँचे, तो ये जानकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, जैसे कि जो यूपी पीसीएस की ये जर्नी होती है, इसमें जैसे अभी आपने कहा कि 3 साल, तो मतलब एक आदमी सोचता है अपने आप में, एक बड़ा सुन के लगता है यार मुझे 3 साल देने होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो समय का सुन के रुक जाते हैं। तो आपने इस 3 साल में अनेक आपके पास मौके आए होंगे जब आप डिमोटिवेट हुए होंगे, आपने सोचा होगा कि नहीं भाई अब बहुत हो गया, अब नहीं। तो आपने उनसे कैसे टैकल किया उस चीज़ को आपने? देखिए, सबसे पहले तो हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो 2016 जनवरी फेब से हमने स्टार्ट किया। तो हमने सोचा कि 1 साल का एग्ज़ाम प्रोसेस है पूरा, और 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 राउंड होते हैं इसमें। तो हमने स्टार्ट किया, फिर यूपीएससी से देना स्टार्ट किया। तो आप कई स्टेप पे, कई बार क्या होता है कि कुछ गलतियाँ आप रिपीट करते हो, तो वो रिपीटिशन की वजह से एक बार मेंस में नहीं हुआ, फिर इंटरव्यू नहीं हुआ। तो ये सारी प्रोसेस देखते गए, फिर अपनी गलतियों को सुधारते गए। सबसे इम्पॉर्टेंट इस एग्ज़ाम में ये है कि आप जो गलतियाँ एक बार कमिट करें उसको दोबारा ना करें।
है ना। तो जैसे प्रीलिम्स राउंड में कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, कई बार मेंस में गलतियाँ हो जाती हैं, कई बार इंटरव्यू में कुछ गलतियाँ होती हैं। तो अगर आप उनको सही करते रहते हैं तो आप फाइनली सिलेक्ट तो होते ही होते हो। तो मेरा मानना यही है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, जो आप प्रीलिम्स में मिस्टेक कर रहे हैं उनको नोट डाउन करें। कई बार किसी का प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो वो लोग कम MCQ सॉल्व किए होते हैं, उनकी एनालिटिकल स्किल या एनालिटिकल कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। मेंस में भी कई तरह की प्रॉब्लम होती है, आंसर राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये जो आंसर राइटिंग स्किल पे काम करने के लिए हम लोग आके कुछ 14-15 वीडियो एग्जाम्पल पे बनाने वाले हैं। तो इसमें हम बताएंगे पूरा डिटेल में कि कैसे आंसर राइटिंग स्किल को इन्हांस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो लोग और एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये ध्यान दे सकते हैं कि अगर उन्हें सिविल सर्विसेज में आना है या सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये सारे वीडियोस देख के उनसे कुछ सीख के, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस और भी अवेलेबल हैं, उनसे भी कुछ सीखा जा सकता है। हम फोकस रखेंगे कि किस तरह से आप स्टेट PCS को टारगेट कर सकते हैं या UPSC के लिए कर सकते हैं, और आंसर राइटिंग इन्हांसमेंट पे हम बेसिकली फोकस करेंगे। तो मेंस में आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरह से इंटरव्यू में भी मॉक इंटरव्यूज़ देख के आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर ये सारी गलतियाँ आप नहीं करते हैं तो आप कम टाइम में क्वालिफाई करते हो, अगर आप रिपीट करते हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो मेरा तो यही जर्नी रहा। आपने जैसे फेलियर के बाद बोला कि फेलियर के बाद जैसे लोग टूट जाते हैं, तो जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जब UPSC का इंटरव्यू दिया था तो मेरा बहुत क्लोज से फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। फिर नेक्स्ट टाइम में मेरा प्रीलिम्स निकला, तो नो डाउट इंसान को बुरा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी बट मुझे सफलता नहीं मिल रही है। उसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि आपको कई बार सफलता किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे इसमें बोला जाता है कि सफलता परिश्रम करने वालों की हार नहीं होती। तो आपको हमेशा हार्डवर्क करना है, साथ में आपको स्ट्रेटजी देखनी है। जैसे सर ने बताया कि जैसे कई लोग होता है प्रीलिम्स में आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो आपने हो सकता है प्रैक्टिस कम की हो, एनालिसिस नहीं किया है। बहुत मेरे कई कॉमन फ्रेंड्स हैं जिनका मेंस बार बार क्वालिफाई नहीं हो रहा है। सो लोग आप सोचते हैं कि मैंने पढ़ा है, मुझे नॉलेज है, बट नॉलेज के साथ इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, देन हम लोग को आंसर किस तरह से प्रेजेंट करना है। मे बी दो लोग सेम हो जिनकी नॉलेज बराबर हो, इनफैक्ट जिसकी नॉलेज ज़्यादा हो वो आंसर उतना अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है और उसके फाइनल मार्क्स कम आ रहे हैं। सो हम लोग का मेन फोकस वो रहेगा कि आपको जो भी नॉलेज है आप उस लिमिटेड नॉलेज में आप किस तरह से बेटर प्रेजेंट करके आप बेटर मार्क्स गेन कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आंसर राइटिंग सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कि आप लोगों को एक गाइड, जैसे क्या होता है ना, सर ने भी बताया कि लंबा अगर आप लोग गलतियों से सीखेंगे फिर उसमें समय लगता है, मतलब आपको समय तो देना ही होगा संयम रख के। तो सर ने सोचा है कि क्यों ना कि अगर आपको कोई रास्ता दिखाने वाला पहले मिल जाए कि जो आपकी गलतियों को ठीक करे कि भाई ये तुम गलती कर रहे हो, ये मैंने की थी, तुम इसे मत करना, तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो सर आपके लिए बहुत जल्दी ऐसी आपके लिए एक अवेयरनेस जिसमें आप जागरूक हो, ऐसी कुछ वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आप उनको एक एक चीज को नोट करना, मैं पहले कहता हूं आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, एक एक चीज को नोट करो, वर्ड बाय वर्ड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, तो सर एक तो ये हो गया कि कभी अपना कोई एक ऐसा क्षण बताइए कि जिसमें अक्सर आपका मतलब लोगों का होता है, जब लोग बहुत सारे आसपास के लोग ताने देने लगते हैं, कोई एग्जाम नहीं निकलता, बोले यार इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के तुम आ रहे हो और एक बार में नहीं, अरे यार तुम फिर से जॉब कर लो। ऐसा हमारे साथ कुछ लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, कुछ हमारे ब्लड रिलेटिव होते हैं, कुछ हमारे बहुत परम मित्र होते हैं जो हमें अक्सर छोड़ने की सलाह देते हैं। तो आप उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए कि इनको भी ऐसी सलाह मिलती है, तो आप इनको क्या अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इस एग्ज़ाम में सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप जॉब छोड़ के आते हो या आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद प्रिपेयर करते हो, तो सोशल प्रेशर ये होता है कि आपको एग्ज़ाम एक टाइम पीरियड में क्वालिफाई करना है, 1 ईयर और 2 ईयर के पीरियड में। जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ता है वैसे ही लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि अब आप प्रिपरेशन बंद करो या फिर कोई और एग्जामिनेशन की तैयारी कर लो। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब भी ऐसे क्षण आए हैं तो आप अपने इनिशियल पर्पस को याद करो। आपका पर्पस क्या था, आप क्यों आए थे? हर इंसान के सिविल सर्वेंट बनने का एक मोटिव होता है, आप उस मोटिव की तरफ जाओ। जैसे मेरे कुछ मोटिव थे कि मुझे सोसाइटी को लार्जली सर्व करना है, अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे ज़्यादा हों, चैलेंजेस जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे काम करना है, और प्लस मेरा ये भी था कि मुझे इंडिया में रह के काम करना है, अपनी यूपी में काम करना है, या फिर इस तरह का कुछ आपका अगर मोटिव है ना, तो वो मोटिव आप याद कीजिए, आपको समझ में आएगा कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। और जब आपको मोटिव अपना याद रहेगा तो आप कभी पीछे नहीं हटोगे। जैसे अभी मैं आया यहाँ पे, विवेक सर ने अपना मोटिव बताया
कि वो किस तरह से जो है यहाँ पे काम करते हैं और किस तरह से कितना स्ट्रगलिंग जो है इनकी लाइफ है। तो उससे भी मुझे कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे ही मतलब इनका मोटिव है, इसलिए एग्ज़ामपुर बढ़ रहा है। तो ऐसे ही अगर किसी का ध्येय हो जाएगा कि सिविल सर्विसेज उसे क्वालिफाई करना है, और अगर उसके अंदर वो मोटिव लगातार वो देखता रहा और उसको इंकलकेट करता रहा, तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगी। जैसे सर ने एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया, मोटिव, पर्सनल मोटिव, जो आपको पर्सनल मोटिवेट करता है, पर्सनल इंस्पिरेशन होती है। इसके अलावा मुझे लगता है ऐसे मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट होते हैं। लाइक जैसे आपकी कंपनी क्या है, जैसे आप नॉर्मली होता है कि आपके कई आसपास के लोग होते हैं जो आपको बोलेंगे नहीं तुमसे नहीं होगा। ये जो लोग स्पेशली जैसे आप कई लोग SI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC कर रहे हैं, वो आसपास वाले लोग बोलेंगे तुमसे PCS नहीं होगा, ये बड़ा टफ एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है, ये तुमसे IAS नहीं होगा। सो आपको अपने बारे में जानना है कि आप यदि कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है। इनफैक्ट अभी इस बारे बैच में कई लोग हैं जो शादी के बाद जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जो वर्किंग उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो आपको आसपास के लोग बोलेंगे, जो नहीं कर पाए हैं बोलेंगे कि कुछ हो नहीं सकता। यदि आप में सर ने बोला कि आपके पर्सनल मोटिवेशन है, प्लस मुझे लगता है आप कंपनी अच्छी कर सकते हैं यदि आप आसपास जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग रहेंगे, तो थोड़ा बेनिफिट होता है। प्लस आप अपने चीज़ों में जो भी आपको मोटिवेशन देता है, जैसे सर बोल रहे एम या आपको जो भी चीज़ है, उसके थ्रू भी आप पर्सनल मोटिवेशन ले सकते हैं। मतलब अपने ना एक जो अपने आसपास है ना, वो जहाँ भी नेगेटिव नकारात्मकता आपको दिखे उसे हटा दो, ब्लॉक कर दो। रिश्तेदार हैं, पापा मम्मी, जो भी ये कहे ना नहीं हो सकता, मैं तो कहता हूँ इनसे सर अगर पापा भी कह रहे हैं ना नहीं हो सकता, ब्लॉक कर दो सबसे पहले नंबर। क्या होगा, और फिर उन्हें एक सरप्राइज जाके दो, वो बन के दिखाओ कि हाँ देखिए पैर छुके पिताजी मैं वो बन गया। वो तब लगेगा उन्हें कि हाँ बेटा या बेटी कराए। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। तो सर दूसरा ये एक है कि अब जैसे आपकी आगे की अब एक आप समाज को सुधारने की दिशा में, जो आपका एम था कि मैं एक समाज को सुधारने की दिशा में काम करूंगा, तो आगे की चुनौतियां सिविल सर्विसेज के लिए बहुत होती हैं। सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब बहुत सारी एक डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, 24 आवर की जॉब होती है, जिम्मेदारियां होती है, एक जिले की जिम्मेदारी होगी आपको बहुत। तो आप उस चीज़ को, जिम्मेदारी को अभी से कैसा महसूस करते हैं? देखिए, जैसा कि मेरा चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पे हुआ है, तो SDM के कुछ रोल होते हैं। जैसे डेवलपमेंटल रोल होता है, तो डेवलपमेंटल स्कीम जो गवर्नमेंट की चल रही हैं, या जो डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की हैं उनको एग्जीक्यूट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ये सारे जो रोल हमारी प्रोफाइल में या रिस्पेक्टिव प्रोफाइल्स में जिनके भी जो रोल्स हैं, मुझे लगता है कि अगर वो हम बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ, अगर हम वीकर सेक्शन की जो SC ST माइनॉरिटी OBC किसी भी कैटेगरी के लोग हैं जिन तक बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं पहुंच पाती हैं या जो गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं पहुंच रही हैं, तो एज अ सिविल सर्वेंट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन तक ले जाएँ। हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गुड गवर्नेंस के स्टेप्स चल रहे हैं, जो भी प्रोसेस गवर्नमेंट लेके आ रही है, उनको हम कैसे कॉमन मासेस तक लेके आएँ, कैसे उन चीज़ों को ऐसे इम्प्लीमेंट करें कि वो एक रोल मॉडल की तरह इस्टेब्लिश हो सकें सोसाइटी में। कैसे जैसे आज का ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं कैसे लोगों तक पहुंच सकें। जैसे देखिए आप DBT भी चलना शुरू हुआ, तो कैसे एक मास रिवोल्यूशन बन गया। तो इस तरह से ना सिर्फ जो है चीज़ों को करना, बल्कि बहुत तेज़ी के साथ करना, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस उसमें अच्छी होना, इंक्लूसिवनेस होना, तो ये हमारे सिविल सर्वेंट के रोल होते हैं। तो हमारा यही टारगेट है कि हम इसको बेटर तरीके से कर पाएँ, और जितना बेटर तरीके से कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा फुलफिलमेंट रियलाइजेशन होगा हमें। तो इसी की कोशिश रहेगी सर। जी अभी सर आपने क्या सोचा है? जैसे मैंने पहले जेल में काम किया है, तो जेल में होते हैं कि जो कैदी आए हैं, कैदियों को आपको मतलब उनको ट्रीट करना है प्रॉपरली, कि उनको सुधारना। कैदी जो खुद ही एक वर्ग से आए हैं जो हमेशा अपराध करते हैं, उनको आपको अच्छी दिशा में लाना। तो उसमें मैंने 1-1.5 साल कार्य किया है। अब मुझे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट मिली है। इसमें क्योंकि कहा जाता है कि अक्सर कहा जाता है कि स्कीम बहुत अच्छी बनी है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो रहा है। सो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ब्लॉक लेवल पर जो भी स्कीम्स हैं, लाइक MG नरेगा हो गया, जो भी गांव के लोगों में जो सबसे वीकर सेक्शन है, उसके आप इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी कार्य कर सकते हैं, जो स्कीम है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना। तो इसमें मुझे लगता है कि मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। इस अपॉर्चुनिटी के सहारे मैं जो भी वल्नरेबल सेक्शन है उनकी प्रॉपर राइट्स दिलाने में अपना योगदान देना चाहूँगा। सर मुझे तो गुडविल की सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि सर की मैं एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सर बीटेक है, MNIT दोनों सर नाम है MNIT बीटेक में शिक्षा में प्रयागराज का,
और वहाँ का जो सिविल सर्विसेज का भी रिजल्ट है वो भी मतलब बहुत शानदार रह रहा है पिछले कुछ सालों में, बहुत ज़्यादा सिविल सर्वेंट। तो ये एक वो होता था ना कि पहले क्या होता था कि वो लोग, आप लोग सुनते होंगे पीसीएस में पैसा चलता है, ये चलता है, बट सर अभी क्या है कि अभी मेहनत चलती है। तो जब मेहनती लोग उसमें आएंगे तो सर बदलाव तो होगा, ये तो पक्का है कि जब आप लोग जाएंगे तो चाहे कुछ भी चेंज हो लेकिन वो होगा, वो फिर एक वो बन जाता है डोमिनो इफेक्ट, फिर तो उसका तो चेंज तो आने ही आना है। तो सर कुछ अगर तैयारी के बारे में कहें तो जैसे कुछ बच्चों का ये होता है कि एक तैयारी का, एक सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है, एक कोई ऐसा कोई खास समय होता है कि जिससे उनको शुरुआत से वो थोड़ा थोड़ा अपने अंदर वो गुणों को विकसित करते रहना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप उनको गुणों पे कि जैसे आपने तो ग्रेजुएशन में कि भाई अब मैं इसको इनकलकेट कर लेता हूँ, तो आप इनको कुछ कहना चाहेंगे कि भाई आप इस समय पर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने अंदर डालते रहा करो, कभी फ्री बैठे हो तो ये कर लो, तो जिससे कि एक कम से कम कुछ गुण आपके अंदर विकसित हो जाए सिविल सर्वेंट वाले, फिर आप अपने आप रास्ते पर आ जाओगे। देखिए, इसके लिए तो मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपनी पढ़ाई अगर आप स्टार्ट नहीं की हैं सिविल सर्विस के लिए, तो आप बुक्स लाइए, बेसिकली एनसीईआरटीज़ की बुक्स लाइए, आप उनको देखना शुरू कीजिए। जो गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए, देखिए गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, कितना इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। ये हॉबी की तरह आपको डेवलप करना पड़ेगा। जब आप इसको हॉबी की तरह डेवलप करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये रियलाइजेशन आना शुरू हो जाएगा कि हमको सिविल सर्वेंट बनना है। जैसे मैंने वीडियोज़ देखे, गौरव अग्रवाल सर का वीडियो देखा, तो उन्होंने बताया कि अगर आपको आईएएस निकालना है तो पढ़ना आपकी हॉबी होनी चाहिए। आप अगर आपकी पढ़ना हॉबी नहीं है तो बनना मुश्किल है। तो ऐसे मतलब कुछ मोटिवेटिंग लोगों को सुन के, जो काफ़ी रियलिस्टिक लोग, कुछ लोग काफ़ी रियलिस्टिक बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को सुन के कुछ फील आती थी कि हाँ नहीं, हम भी कर सकते हैं। और हमने स्टार्ट किया, हमने किताबें लाना शुरू की, पढ़ना शुरू किया, लोगों से डिस्कस करना शुरू किया। हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनसे भी इन्वायरमेंट बनता है। अभिमन्यु को देखता था, काफ़ी तेज़ था, ये एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था, इससे भी सीखने को मिला। कोई देखता था किसी के अंदर मेहनत करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, परसिवरेंस है किसी के अंदर, तो उससे कुछ सीखने को मिलता था। तो बेसिकली क्या है कि आप एज अ सिविल सर्वेंट बहुत सारे लोगों से बहुत सारी क्वालिटीज़ आप अडॉप्ट करते हो। तो सबसे पहले क्वालिटीज़ अडॉप्ट करने का आपके अंदर गुण होना चाहिए। फिर लिसनिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप दूसरों को सुनें, दूसरों से सीखें कि आप उनकी कौन सी बातें लेके आगे काम कर सकते हैं। तो जो बेसिकली सिविल सर्वेंट के गुण हैं आप उनको एक्वायर करना शुरू कीजिए। आप सबसे पहले ये देखिए कि आप कहीं पे बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं, आप किसी चीज़ को एनालाइज़ करते हैं तो कैसे करते हैं, आपके जो व्यूज़ हैं वो पार्शियल नहीं होने चाहिए, है ना, एकांतवाद नहीं होना चाहिए आपके व्यूज़ में, आप चीज़ों को मल्टीपल डायरेक्शन से और मल्टी डायमेंशनल तरीके से सोच पाएँ। तो ये जो सिविल सर्वेंट के गुण हैं वो आपके अंदर होने चाहिए, और अगर ये नहीं है तो इनको धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रेसिडेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, जब मैं जॉब करता था तो। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि इनके रोल क्या हैं, काम क्या हैं, कैसे काम करते हैं, और फिर मज़ा आने लगा। तो जब मज़ा आने लगा तो जब मज़ा आने लगता है तो फिर आप उसको जीना शुरू कर देते हो, और जिस दिन आप सिविल सर्वेंट की तरह जीना शुरू कर दोगे उस दिन आप बन जाओगे एक दिन। जी सर। जैसे सर ने बताया कि आपको अपने आसपास के लोगों से सीखना चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट्स और बोलना चाहूँगा। जैसे आपको लगता है कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आपको कैसे वो चीज़ें लाएं, तो मुझे लगता है आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए कि आपको जनरल अवेयरनेस हो, और किसी भी बात पर कंक्लूजन नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली बिल आया है, लोग बाग व्हाट्सएप की न्यूज़ को सच मान लेते हैं, या जो न्यूज़ फॉरवर्ड हुई है, आपको चाहिए कि आप उसके मुद्दे पर जानिए। जो भी बिल आया है, आप किसी पर भी आप कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, कोई भी बिल है या कोई भी स्कीम है कैसी काम कर रही है, यदि अभी कोई गवर्नमेंट कोई काम कर रही है तो आप नेट पर जाइए, आप उसके बारे में स्कीम पढ़िए कि एक्चुअल में स्कीम क्या है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। इंडियन इकॉनमी की बात हो रही है, इंडियन इकॉनमी बोलते हैं भी स्लो डाउन हो रहा है, तो उस बारे में सोचिए, सोचना स्टार्ट कीजिए, न्यूज़पेपर से पढ़िए, आप आर्टिकल्स पढ़िए, तो उस बारे में क्या आपका माइंड ब्रॉडर वे में पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होगा। तो इस बारे में जो आंसर लिखेंगे तो आप मल्टी डायमेंशन सोच पाएंगे कि एक्चुअल में हमारे जो कंट्री है उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसको कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसके तहत आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे डेवलप होगी। मतलब कि निष्पक्ष रह के, इम्पार्शियल रह के, तर्क आधारित, जो भी आप पढ़ो, जो भी आप बात करो, निष्पक्ष हो और तर्क आधारित हो। मतलब ये नहीं कि हाँ जी मेरी बात आगे है और बाकी नहीं जी, तुम तो ये सब बेकार, गोल है, धरती गोल नहीं है, चौकोर है, भाई गोल है, प्रूव है उसका। तो वो वाली थोड़ी सी आप एक अभी जो हम रिसेंट एक ट्रेंड देख रहे हैं सिविल सर्विसेज के रिजल्ट में, उसमें एक पॉइंट निकल के आ रहा है इंग्लिश और हिंदी का, लैंग्वेज का। और इस पे मैंने बहुत जगह ये देखा है, मैंने बहुत जगह मैंने इसको सर्च किया,
तो एक सार्थक चर्चा नहीं हो रही इस पे। मतलब मैं ऑफेंसिव नहीं, मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ कि एक चर्चा होनी चाहिए कि एक मासेस जो है हमारी, वो लैंग्वेज उनकी क्या है, एक हम प्रशासकों की उनके साथ वार्ता की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए जब उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे ये भी नहीं लगता कि वो एक इंग्लिश को फेवर करते होंगे, क्योंकि वो बड़े अधिकारी तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं, टैलेंट को फेवर करती हैं। तो कहाँ पे ये, या तो वो ये कि तैयारी में कोई कमी है, या शुरू की एजुकेशन में ये कमी क्या है कि हम लोग जो अपनी हिंदी भाषा है उसमें रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी कुछ कह पाएँ। सर इस पे 2-3 पॉइंट बोलना चाहूँगा मैं। मुझे एक तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ क्लास 12 तक, और फिर उसके बाद मेरा बीटेक जो है इंग्लिश मीडियम में रहा, और फिर आगे सारी चीज़ें इंग्लिश में रहीं, तो मैं दोनों लैंग्वेज को ईज़िली समझ पाता हूँ। मैंने एक चीज़ महसूस किया कि हिंदी मीडियम में बच्चों को थोड़ा सा कंटेंट कम मिलता है। जैसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो मटेरियल हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा अपडेटेड हैं। और दूसरा पॉइंट ये भी है सर कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट खोलें तो आपको कोई चीज़ इंग्लिश में मिलती है, लेकिन उसका हिंदी वर्जन बाद में आता है। इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ होता है तो इंग्लिश वर्जन आ जाएगा, हिंदी वर्जन हो सकता है कि 2 महीने बाद आए, ऐसा है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो उसका हिंदी वर्जन मिलता नहीं है, मिलता भी है तो कई बार उसमें एरर्स होते हैं। कई बार हिंदी मीडियम वाले क्लेम करते हैं, ऐसा मैंने सुना है और एक आध बार देखा भी है, महसूस किया है कि थोड़ा प्रॉब्लम रहती है उसमें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से काम करने की ज़रूरत है। एक तो आपको अपना कंटेंट अच्छा करने की ज़रूरत है, अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसा माना जाता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका एप्टीट्यूड अच्छा है, नो डाउट थोड़ा अच्छा भी है क्योंकि उनकी एजुकेशन स्टार्टिंग से ऐसी रही है। लेकिन गवर्नमेंट को भी मतलब नेसेसरी स्टेप लेने चाहिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पे मिले लोगों को, जिससे कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बिल्कुल ना हो। और लेकिन ये दोनों तरफ से काम होना चाहिए, एक तरफा काम नहीं। जैसे सर ने बताया पहला पॉइंट कंटेंट के बारे में, तो बात सही है। जैसे अभी जो सिविल सर्विस है उसमें जो मोस्टली लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो कंटेंट आता है उस लेवल का जो कंटेंट है वो हिंदी न्यूज़पेपर में उतना नहीं आ पाता है। सेकंड थिंग, मुझे लगता है कि जो रिज़ल्ट हैं हिंदी मीडियम में भी रिज़ल्ट आ रहे हैं। कई बार हो सकता है वो कम लाइमलाइट में आते हों, या हिंदी मीडियम के लोगों ने मेंस से इंटरव्यू कम दिया हो, बट मेरे सर्कल में कई लोग हैं जिन्होंने यूपी पीसीएस एमपी पीएससी हिंदी मीडियम से टॉप 10 रैंक में निकाला है। अगली बात ये है कि आप मतलब कंटेंट आपको आपने कंटेंट के बारे में खोज कर रहे हैं तो डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट मिल जाता है। नेक्स्ट थिंग, यूपी पीसीएस में हिंदी का एक एग्ज़ाम होता है जो कि हिंदी मीडियम वालों को एज दिला सकता है, जिसमें कि इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत होती है। तो आप उसको इस पहलू मत लीजिए। आप यदि पहले ही हार मान लेंगे कि हिंदी मीडियम में नहीं हो सकता, आप इसको दूसरा पहलू है देखने का कि हिंदी मीडियम वालों को एक पेपर में एज है, जो कि 150 मार्क्स का पेपर होता है हिंदी, जिसमें कि इंग्लिश मीडियम वालों को पीछे हो सकते हैं। और बाकी आप यदि कंटेंट के हिसाब से अच्छा करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे सर। तो सर ये तो मतलब बहुत ही आप लोगों को बहुत ही इससे मैं कह रहा था ना कि कुछ पॉइंट नोट करें, तो यही था कि कंटेंट अच्छा रखें, और जो तैयारी के बारे में कहाँ पे डिमोटिवेट होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं जिनको आपको नोट करना चाहिए कि अच्छा हमें इनको कल से फॉलो करना है, थोड़ा बहुत अपने में लेकर आना है। तो सर जितने भी लोग हैं कि ये आगे जब सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम पर आते हैं, इनकी कुछ क्या मतलब बहुत ज़्यादा, हमारा तो जो बच्चे उनमें अधिकतर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल एकदम पिछड़े तबके से आते हैं, गांव से आते हैं, काम बहुत होते हैं, उनके पास जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, उसके बाद में हालांकि उनके पास सपना फिर भी जिंदा होता है। तो आप उन लोगों के लिए एक मतलब क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपनी तरफ से? और खैर साथ तो सर ने दे दिया, देखिए एक तो होता है शुभकामनाएं देना कि चलिए भाई कर लेना, बहुत बढ़िया होता है, और एक होता है ना कि चलो भाई तुम करोगे तो हम भी तुम्हारा थोड़ा सा उसमें हाथ बटा देंगे। तो वो एक बहुत अच्छी बात है, इन लोगों के साथ ये एक एज वाली बात हो जाएगी कि चलिए सर अपनी तरफ से ही कुछ गाइडेंस आपको देंगे। तो कुछ शुभकामनाएं इनके लिए आगे की तैयारी के लिए। सर ने हमसे क्वेश्चन पूछा, उसमें जवाब भी दे दिया। सर ने कहा सपना, तो सपना ज़िंदा रहना चाहिए। तो मेरा भी यही मानना है कि सपना ज़िंदा रहना चाहिए। अगर आपका सपना ज़िंदा है तो फिर सारी चीज़ें पूरी होंगी। और सपना आपको बेसिकली ऐसे करना है कि जो सपना देखें उसके लिए काम करें। अब्दुल कलाम ने बोला है कि हमको सोते हुए सपना नहीं देखना है, हमको जागती हुई आंखों से सपना देखना है। तो हम कोशिश करें कि हम जो सपना देखें उसके लिए काम करें, और अगर उसी डेडिकेशन के साथ काम किया गया तो मुझे लगता है कि कोई भी, जैसे आपने बोला कि किसी भी तबके का आदमी है, किसी भी कहीं रिमोट एरिया का है, एक्सेस उसके पास कम है या फिर मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आजकल ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से
अब देखिए आपकी जो वीडियोज़ हैं इनको देख सकते हैं, या फिर किसी और जगह जाके कुछ भी, मतलब ऑनलाइन इतना मैटर अवेलेबल है कि आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके अंदर सपना है बस वही बहुत है। हम देखते हैं कई बार कि यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में रहने वाले लड़के, उन कुछ के सपने जो है डाउन होते हुए दिखते हैं हमको। तो आप कहीं भी बैठे हुए हैं, सपने तो आपके पूरे हो सकते हैं, तो बस सपने को ज़िंदा रखना है, और सपने को ज़िंदा रखने के साथ साथ सपनों के लिए काम करना है। तो अगर आप ये करते गए तो 1 2 साल 3 साल आप डेफिनेटली उस लिस्ट में होंगे। जी, जैसे बात सही, आप कोई भी यदि व्यक्ति छोटी जगह का है तो अब ऑनलाइन चीज़ें आने से छोटी जगह और बड़ी जगह का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो गया है। जो यदि कोई दिल्ली में बैठकर वीडियो देख रहा है या कोई यूपी के कोई छोटे से गांव या देहात में वीडियो देख रहा है, यदि वीडियो देख रहा है तो अब वो वीडियो से उसको प्रैक्टिस कैसे कर सकता है। मेरा कहने का मतलब आप नेगेटिवली मत सोचें कि आप छोटी जगह के हैं, आप ये सोचें कि जो व्यक्ति वहाँ दिल्ली में जिसको जो फैसिलिटीज़ मिल रही है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक एग्जाम्पुल और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उसके सारे आपको छोटी जगह तक भी प्लेटफॉर्म पहुँच गए हैं, तो आप उन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जैसे सर ने बोला था वर्किंग है, यदि आपको और भी जो कठिनाइयाँ हैं तो जैसे सर ने बताया कि आपको अपने ड्रीम जिंदा रखना है। यदि आपको लगता है कि आप कई बार थक गए हैं, आप कई बार वर्किंग है, आपको घर की जिम्मेदारी निभानी है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, तो कई बार होता है आप जब आपने अपने जब दायित्व पूरे कर लिए उसके बाद आपको थकना नहीं है, आपको आराम नहीं करना है, उसके बाद आपको अपने सपनों के लिए काम करना है। तो वो जो मोमेंट होता है कि मुझे आराम नहीं करना है, मुझे अपने सपनों के लिए और मेहनत करनी है, वही जो मोमेंट होता है वो काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जी बहुत अच्छे सर। और सर खैर चलिए, मैं चाहूँगा कि आप कुछ एग्जाम्पल को भी शुभकामनाएं दे दें, क्योंकि आपसे अभी हम काफ़ी देर से बैठे थे, कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। और मुझे तो सच में बड़ी वो बच्चे को एक होती है ना बचपन वाली वो फीलिंग आ जाती है कि आप आज डिप्टी कलेक्टर सर के साथ बैठे हैं, मतलब बड़ा मुझे तो एक ऊर्जा सी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं अभी इससे स्टार्ट करने से बड़ा नर्वस सा हो रहा था, मतलब पता नहीं क्या होगा। चलिए सर, कुछ हमारे लिए भी आप एक बड़े भाई की तरह कुछ शुभकामनाएं। सर का चैनल का नाम देखा मैंने, एग्जामपुर, तो पुर का मतलब होता है गांव या कस्बा। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि एक टाइम पे आपका नाम वैसे ही पूरे भारत में हो रहा है, लेकिन पूरे भारत में छा जाएंगे सर आप, है ना। तो जो आपकी मेहनत देखी मैंने, और जिस तरह से सर से अभी 1-2 घंटे से बात हो रही है, जो डेडिकेशन सर के अंदर दिखा वास्तव में अतुलनीय है। और अगर ये ज़िंदा रहेगा, मुझे पता है क्योंकि सर के अंदर इतनी आग है, तो ये जो पुर है ये पूरे इंडिया में छा जाएगा, इतना भरोसा है मुझे। और सर आप इसी डेडिकेशन के साथ काम करते रहिए। बस सर, अब जब भी मुझे कुछ लगेगा ना, मैं ये लाइन सुन लिया करूँगा, सर कह के गए थे अभी क्या हो रहा है। एग्ज़ामपुर ने सिर्फ 1 साल में जितने लोगों की मदद की है, जो गांव और जो कि बड़ी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, बस वो ऑनलाइन क्लासेस देख कर उन्होंने कई सफलता प्राप्त की। मैंने देखा था कई लोग SSC या SI या डिफरेंट एग्ज़ाम्स में सिर्फ एग्ज़ाम्पुर की पढ़ाई करके उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो सर ने सिर्फ 1 साल में जितने लोगों की मदद की है, मेरा सर को शुभकामनाएं हैं कि इस तरह सर और आगे बढ़ते हुए पूरे देश के लोगों की और हेल्प करें। चलिए, अगर आप अपने कुछ क्वेश्चन पूछने चाहें तो मैक्सिमम तो आप तैयारी के बारे में पूछेंगे। तो तैयारी के बारे में तो ऐसे तो मतलब आपको जब बोर्ड पे सर समझाएंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सर थोड़ी सी प्लानिंग में सर से जानना चाहूँगा। जी सर, आपने कुछ थोड़ा सा सोचा है उसके बारे में, अगर आपने बता पाएँ। देखिए, हम लोग की प्लानिंग ये है कि आप लोग के पास तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, जितने भी स्टेट PCS हैं। तो सबसे पहले तो हमारा प्लानिंग ये है कि जितने भी स्टेट PCS हैं, जैसे UP PCS, बिहार PCS, राजस्थान PCS, हरियाणा PCS, तो MP PCS, तो इन सारे PCS के बारे में, जैसे हम लोगों ने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, क्लियर भी किए हुए हैं, तो हम आपको जितना हमारी तरफ से हो सकता है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से मटेरियल रेफ़र करने हैं आपको। फिर कुछ पुराने साल के पेपर भी डिस्कस करेंगे हम, तो आपको अप्रोच समझ में आएगी कि कैसे जो है हम पढ़ के और मेंस के पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए अगर कुछ चीज़ें होंगी तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मतलब हम एग्ज़ाम के पूरे पर्सपेक्टिव पे डिस्कशन करेंगे। तो हमारे वीडियोस जो है हर स्टेट PCS पे एक वीडियोस अवेलेबल होगा लोगों के लिए, तो लोग देख के समझ पाएंगे कि हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है। इसके अलावा फिर हमारे जो पेपर हैं मीन्स में, जैसे एसए का पेपर है या GS 1, 2, 3, 4 का पेपर है, कैसे उसको टैकल करना है। ऑप्शनल जो है स्टेट PCS में उनको कैसे टैकल करना है, तो उन पे हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। तो ओवरऑल हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो प्लेलिस्ट आपको देंगे, जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सोचना है। तो ये हमारी प्लानिंग है। जी सर, टोटल ये 14 to 15 वीडियोज़ की प्लानिंग है। इसमें मेन पर्पज़ ये है कि
कई बार होता है जो बच्चे उन्हें लगता है कि उन्हें नॉलेज है काफ़ी, वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले रहे हैं, उन्हें नॉलेज, बट वो मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं और उनको फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। तो मेनली ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कि आपको नॉलेज है, जैसे एग्जाम्पल में क्लासेस होती हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री की, लोगों को ज्ञान हो गया, बट उस ज्ञान को क्वेश्चन के फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो बेसिकली हम लोग कुछ क्लासेस होंगी, जैसे कुछ जीएससी क्लासेस, एसए की क्लासेस, और ऑप्शन जैसे सर का फिलॉसफी, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शन है, इसमें किस तरह से आप बेटर आंसर लिख सकते हैं, और कुछ स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस लाइक एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड हरियाणा, इन सब में आप उस स्टेट के स्पेसिफिक जो एग्ज़ाम्स पैटर्न्स हैं या जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप कैसे अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें जो भी हम लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई की है, हम लोग जो भी हम लोग नॉलेज है, उसमें हम लोग जो भी आपकी मदद कर सकते हैं वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो अनुपम सर हैं उनका अभी सिर्फ पीसीएस, यूपी पीसीएस, मतलब उनका एकमात्र स्टेट पीसीएस नहीं निकला है। सर ने हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस सर का चौथा पीसीएस है। अभिमन्यु सर का भी एमपी पीसीएस, अपना यूपी पीसीएस और यूपीएससी के इंटरव्यू। मतलब आपको ऐसा समझ लीजिए कि देखिए आपको मतलब यहाँ से ज्ञान आपको सब मिल जाएगा, क्या करना है, कब करना है, ऐसे व्यक्तियों से मिलेगा जो आपसे पहले उस रास्ते पर चल चुके हैं, और सिर्फ चले नहीं है, जिन्होंने उस रास्ते में गड्ढे कर दिए हैं कि अब आप बिल्कुल आराम से आओ। मतलब गड्ढे करने का मेरा मतलब है कि उन्होंने रास्ता साफ कर दिया है आपके लिए, तो आप एकदम बस लग जाओ। मैं तो कह रहा हूं कि जुट जाओ, वो अंदर के आत्मा निकाल के रख दो कि अब बस मर जाऊंगा या कुछ कर जाऊंगा, बस वो वाली फीलिंग ले आओ। सर का हाथ पकड़ लो, मैं कह रहा हूं पार हो जाओगे। इतना बस आप लोगों के लिए हमारी तरफ से ये आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। इसमें आपका कोई चार्ज की, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैसे की टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, सिर्फ कलम चलाना, तुम बस कलम चलाते रहना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो सर 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 प्लीज, सर के लिए आप लोगों की तरफ से आप सभी लोग पहले तो बहुत ज्यादा सर को कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सब की तरफ से कि, और जीवन में सर यूपीएससी और आगे पूरी सोसाइटी को जो चेंज करने का सर ने ड्रीम देखा है, और भगवान करे कि इनको शक्ति मिले। हम बहुत सारी दुआएं देनी है सर को, और ये लोग ऐसे ही नित्य सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करते रहें, स्वस्थ रहें, और भगवान करे हमेशा खुश रहें। जी कांग्रेचुलेशंस करो ज्यादा ज्यादा, बढ़िया बढ़िया। जी सर, थैंक यू आने के लिए। चलिए, तो चलिए आप सभी आए, आपने इतने इत्मीनान से हम लोगों को सुना, और ऐसे ही आप लोग मेहनत, माता रानी आपको शक्ति देती रहो, खूब मतलब पागल हो जाओ। मैं तो कह रहा हूं पागल हो जाओगे ना, हो जाओ पागल, बट बच्चा कुछ कर जाओ जीवन में। और उसके लिए सिर्फ आपके तक बातें नहीं पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपको क्लासेस भी दी जाएंगी प्रॉपर, और सब कुछ आपको जितनी भी हमसे हो सकेगा दिया जाएगा। और हाँ, आईएएस पीसीएस के लिए जो हमने एक नया प्लेटफॉर्म, नया चैनल बनाया, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पे एग्जाम्पल पे बहुत सारी वीडियोस आ जाती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां सिर्फ आईएएस पीसीएस रहेगा, सिर्फ सिविल सर्विसेज। और तो सर फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, मतलब सच में बहुत ज़्यादा थैंक यू है, मतलब मैं उसे वर्णन नहीं कर सकता। मेरे लिए, हमारे लिए, पूरे एग्जाम्पल के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि आज आपने मतलब इन लोगों को अपनी कुछ चीज़ों का, अपनी कुछ नॉलेज शेयर की, और हम इसके हमेशा आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए फिर लास्ट में कि हो गई है पीर परवस्सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, वो आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।